रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। हर महिला की ताकत, हर बच्चे का है हक, मिलकर करे आओ नए सपनों को सच। माँ का प्यार है, बेटी की मुस्कान भी, सुनो उनकी कहानी, उनकी ही जुबानी। रेडियो नीड्स 89.6 सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6 सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। सुनो रेडियो नीड्स का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। सुनो रेडियो नीड्स का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। जहाँ हर एक बात हो सही और जरूरी, किसी की भी कहानी ना रहे अधूरी। रेडियो नीड्स 89.6 सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6 सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार, मिलेगी मदद हर एक बार, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की। फिर से स्वागत है रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की विद आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे रवि। आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं रेडियो नीड्स में। तो अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सच की जिससे बहुत से लोग आंखें चुराते हैं, लेकिन आज हम बोलेंगे, खुलकर बोलेंगे, क्योंकि एब्यूज के खिलाफ अब चुप्पी नहीं, सिर्फ आवाज उठेगी। तो चलिए और जानेंगे शोषण आखिर होता क्या है। जब किसी को शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से तकलीफ पहुंचाई जाती है, जब किसी के इच्छा के खिलाफ कुछ किया जाता है, उसे हम अब्यूज यानी कि शोषण कहते हैं। तो इस विषय पे आज हम लोग विशेष चर्चा करेंगे और इस विषय को आगे लेके जाएंगे और इसको बेहतर ढंग से बताएंगे आरजे मेधा। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की। नमस्कार साथियों,
स्वागत है आपका रेडियो नीड्स 89.6 एफएम सुने बातें काम की विथ योर होस्ट एंड दोस्त मेधा। स्वागत है आपका एक खास शैक्षिक श्रृंखला में। हर सवाल का जवाब, हर बात समझाने का नया अंदाज। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इस पॉडकास्ट के एपिसोड्स के थ्रू बाल कल्याण से जुड़े प्रत्येक पहलू को क्रमबद्ध तरीके से और विस्तार में कवर किया है। हमारे इन एपिसोड्स में विशेषज्ञों की राय, जमीनी हकीकत, सरकारी योजनाओं का विश्लेषण तथा प्रेरणादायक कहानियां शामिल हैं जो आपको इस मुद्दे को बेहतर ढंग से समझने और इसके समाधान में योगदान देने में मदद करेगी। यहाँ हम उन विषयों पर चर्चा करते हैं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा होता है। यहाँ ज्ञान केवल किताबी नहीं होता, बल्कि ऐसा जो आपको हर दिन कुछ नया सोचने और सीखने के लिए मजबूर कर दे और आपके आसपास होने वाले किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आपको सशक्त बनाए। तो आप ये सुनिश्चित करें कि आप जागरूक रहे, जागरूकता फैलाएं और इस आंदोलन का हिस्सा बने, क्योंकि एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य के लिए बच्चों की भलाई हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आज का विषय काफी सेंसिटिव है, क्योंकि यह शायद हमारे आसपास किसी के साथ या हमारे खुद के साथ हुआ हो। इसे हम दुर्व्यवहार कहते हैं, यानी अब्यूज। यह एक बहुत ही छिपा हुआ संकट है जो भारत में खास करके लोगों के लिए सोशल टैबू है, यानी लोग इसके बारे में जल्दी बात नहीं करते हैं। तो आज हम इसी विषय पर एक गहरा विश्लेषण करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुर्व्यवहार या अब्यूज क्या है, तो आप मुझे क्या कहोगे? आप शायद कहो कि यह फिजिकल हार्म है, यानी आप फिजिकली चोट पहुंचा रहे हो शारीरिक तरीके से। परंतु बहुत लोगों को यह नहीं पता होता है कि यह मानसिक भी है। मानसिक तरीके से अगर आप किसी को उत्पीड़ना दे रहे हो तो यह भी अब्यूज कहलाता है। तो दुर्व्यवहार एक ऐसा शब्द है जो समाज में बहुत सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है। हम इसे बहुत नॉर्मलाइज कर दिए हैं, लेकिन इसकी गंभीरता को अक्सर अनदेखा किया जाता है। यह केवल शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं है, बल्कि मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक, सामाजिक एवं कानूनी स्तर पर भी हो सकता है। भारत और दुनिया भर में हर दिन लाखों लोग किसी ना किसी प्रकार के दुर्व्यवहार का शिकार होते हैं। यह दुर्व्यवहार घर, कार्यस्थल, स्कूल, सार्वजनिक स्थानों और यहां तक कि ऑनलाइन माध्यमों से भी हो सकता है। दुख की बात यह है कि ज्यादातर मामलों में पीड़ित अपनी आवाज उठाने से डरते हैं या फिर उन्हें पता ही नहीं चलता कि वह दुर्व्यवहार का सामना कर रहे हैं। समाज में फैली रूढ़िवादी सोच, कानूनों की जटिलता और जागरूकता की कमी के कारण लोग न्याय नहीं पा पाते। इस विस्तृत एपिसोड का उद्देश्य यही है कि हम दुर्व्यवहार को विभिन्न प्रकारों से समझें, यह जाने कि कोई पीड़ित व्यक्ति किस प्रकार अपनी स्थिति से बाहर निकल सकता है, कानूनी उपाय क्या हैं और कैसे समाज में इस मुद्दे के बारे में जागरूकता फैलाई जा सकती है। तो बने रहे हमारे साथ इस एपिसोड के लिए। इस एपिसोड के कुल 12 भाग हैं, जिसमें हम प्रस्तावना के बारे में बात करेंगे, दुर्व्यवहार क्या है उसके प्रकार, पीड़ित व्यक्ति क्या कर सकता है, कुछ आंकड़े और केस स्टडीज, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव, आत्मरक्षा और टेक्नोलॉजी, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव और मीडिया की भूमिका एवं सामूहिक प्रयास की आवश्यकता। अगर हम मिलकर आगे बढ़े तो हम दुर्व्यवहार को रोकने में सफल हो सकते हैं और एक सुरक्षित समाज बना सकते हैं। दुर्व्यवहार को अच्छे से समझने के लिए इस एपिसोड को पूरा सुने और अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो दुर्व्यवहार एक गंभीर समस्या क्यों है? दुर्व्यवहार केवल व्यक्तिगत पीड़ा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज को प्रभावित करता है। जब एक व्यक्ति लंबे समय तक मानसिक, शारीरिक या भावनात्मक यातना झेलता है तो उसका आत्मविश्वास, सेल्फ रेस्पेक्ट कमजोर हो जाता है, जिससे वह सामाजिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत रूप से पिछड़ जाता है। इसमें मानसिक तनाव, अवसाद, आत्महत्या की प्रवृत्ति का जन्म होता है। लंबे समय तक हिंसा का शिकार व्यक्ति गंभीर बीमारियों, चोटों, यहां तक कि मौत का भी शिकार हो सकता है।
पीड़ित व्यक्ति समाज से कट जाता है, रिश्तों में तनाव बढ़ता है और पारिवारिक ताना बाना कमजोर होता है। कई बार दुर्व्यवहार के कारण व्यक्ति नौकरी खो सकता है, आर्थिक निर्भरता बढ़ सकती है और जीवन स्तर पर गिर सकता है। इसीलिए दुर्व्यवहार के बारे में जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। हमारे समाज में अक्सर यह देखा जाता है कि लोग दुर्व्यवहार से जुड़े मामलों को नजरअंदाज कर देते हैं। जब कोई महिला घरेलू हिंसा का शिकार होती है तो उसे चुप रहने की सलाह दी जाती है। जब कोई बच्चा बदमाशी, जिसे बुलिंग कहते हैं, उसका शिकार होता है तो उसे यह कहकर टाल दिया जाता है कि यह तो सामान्य है, सबके साथ होता है। कार्यस्थल पर उत्पीड़न झेलने वाले कर्मचारी भी अपनी नौकरी बचाने के लिए चुपचाप सह लेते हैं। तो इस चुप्पी को तोड़ना बहुत जरूरी है। हमें ना केवल स्वयं के लिए बल्कि समाज में पीड़ितों के लिए भी आवाज उठानी होगी। इस विषय पर चर्चा करने से ही लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और वे अपने अधिकारों के प्रति स्पष्ट रहेंगे। इसमें हम इन कुछ बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दुर्व्यवहार की परिभाषा और विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जानकारी, दुर्व्यवहार के प्रकार, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, यौन, आर्थिक और अन्य प्रकार पर विस्तार, दुर्व्यवहार का शिकार व्यक्ति क्या कर सकता है, आत्मरक्षा के तरीके, मनोवैज्ञानिक सहायता और कानूनी उपाय क्या है, दुर्व्यवहार की पहचान कैसे करें, यानी पीड़ित व्यक्ति के लक्षण, दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति की मानसिकता को कैसे समझे, कानूनी उपाय और सामाजिक मदद। भारत और अन्य देशों में जो कानूनी उपाय हैं, पुलिस में शिकायत करने की प्रक्रिया और सहायता समूह के बारे में जानकारी देंगे। समाज में जागरूकता कैसे फैलाएंगे, उसके क्या तरीके हैं, शिक्षा हो गया, सोशल मीडिया और सरकारी अभियानों के माध्यम से जागरूकता अभियान कैसे लागू कर सकते हैं। क्योंकि हम हमेशा जमीनी हकीकत के बारे में बात करते हैं, तो हम आंकड़े और वास्तविक केस स्टडी को भी देखेंगे। भारत और अन्य देशों में दुर्व्यवहार से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण और कुछ महत्वपूर्ण मामलों का विवरण। आखिर में हम आगे की राह देखेंगे कि दुर्व्यवहार को रोकने और एक सुरक्षित समाज बनाने के लिए उठाए जाने वाले कदम क्या हैं। तो दुर्व्यवहार क्या है? इसका अर्थ है किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना जो उन्हें मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक या आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाए। यह व्यवहार जानबूझकर किया जाता है या कभी कभी सामाजिक या पारिवारिक परिस्थितियों के कारण अनजाने में भी हो सकता है। दुर्व्यवहार एक तरफा हो सकता है, जैसे एक व्यक्ति दूसरे पर अत्याचार कर रहा है, या परस्पर, जैसे दो लोग एक दूसरे के साथ अपमानजनक व्यवहार कर रहे हो, जिसे हम टॉक्सिक बिहेवियर भी बोलते हैं। इसके प्रभाव दीर्घकालिक और गहरे होते हैं, जिससे व्यक्ति की मानसिक स्थिति, आत्मविश्वास और जीवन की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दुर्व्यवहार के मुख्य प्रकार कुछ इस प्रकार हैं। पहला, शारीरिक दुर्व्यवहार, फिजिकल अब्यूज, जिसके बारे में आप शायद जानते होंगे। दूसरा, मानसिक एवं भावनात्मक दुर्व्यवहार, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल अब्यूज, जो आपको पहले क्षण में नहीं समझ में आता है, वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। तीसरा, यौन दुर्व्यवहार, सेक्सुअल अब्यूज, चाहे वो औरतों के साथ हो या बच्चों के साथ। चौथा, आर्थिक दुर्व्यवहार, फाइनेंशियल अब्यूज, यानी आर्थिक सहायता ना देके किसी इंसान को उससे वंचित करना। सामाजिक दुर्व्यवहार, सोशल अब्यूज, बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार, चाइल्ड अब्यूज, बुजुर्गों के प्रति दुर्व्यवहार, एल्डर अब्यूज, ये तीनों आते हैं साइकोलॉजिकल और इमोशनल अब्यूज के अंडर। और आखिरी है डिजिटल और साइबर दुर्व्यवहार, यानी साइबर अब्यूज। इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे और इन कानूनों को भी देखेंगे, एक एक धारा कि कौन से अब्यूज में कौन सी धारा लगती है, और उसको हम जानेंगे। क्योंकि दुर्व्यवहार समाज का एक गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है। वह न केवल पीड़ित व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है, बल्कि उसके आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और सामाजिक स्थिति को भी कमजोर करता है। यह दुर्व्यवहार विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकता है, जैसे कि शारीरिक, मानसिक, यौन, आर्थिक, सामाजिक, साइबर, बच्चों और बुजुर्गों के प्रति दुर्व्यवहार। भारत में विभिन्न कानूनों और नीतियों के माध्यम से इन्हीं मामलों से निपटने की व्यवस्था की गई है, जिससे पीड़ितों को न्याय मिल सके और उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। तो शारीरिक दुर्व्यवहार और इससे संबंधित क्या कानून है? शारीरिक दुर्व्यवहार का तात्पर्य किसी व्यक्ति को जानबूझकर चोट पहुंचाने से है। यह मारपीट, धक्का देना, जलाना, किसी वस्तु से हमला करना या किसी अन्य रूप में शारीरिक क्षति पहुंचाने के रूप में होता है।
घरेलू हिंसा के मामले में अक्सर महिलाओं और बच्चों को इसका शिकार बनाया जाता है। भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत किसी भी प्रकार की शारीरिक हिंसा को अपराध माना गया है और पीड़ित को कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता आईपीसी में विभिन्न धाराएं शारीरिक हिंसा से संबंधित अपराधों को दंडनीय बनाती है। आईपीसी की धारा 323 यानी 323 के अंतर्गत जानबूझकर चोट पहुंचाने पर 1 वर्ष कैद या जुर्माने का प्रावधान है। आईपीसी की धारा 325 के तहत यदि किसी को गंभीर चोट पहुंचाई जाती है तो 7 वर्ष तक की सजा दी जा सकती है। यदि शारीरिक हिंसा हत्या के प्रयास तक पहुंच जाती है, यानी आप उस इंसान को जान से मारते हो, तो आईपीसी की धारा 307 के अंतर्गत आजीवन कारावास लाइफ टाइम इम्प्रिजन का प्रावधान है। तो शारीरिक दुर्व्यवहार से निपटने के लिए विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संगठन कार्यरत है, जिसमें नीड्स भी शामिल है। महिलाओं के लिए 181 महिला हेल्पलाइन नंबर, इन सारे हेल्पलाइन नंबर को याद रखिए या कहीं नोट डाउन कर ले। महिलाओं के लिए 181 हेल्पलाइन नंबर, पुलिस हेल्पलाइन 100 एंड वन स्टॉप सेंटर OSC जैसे सहायता केंद्र उपलब्ध हैं, जहां पीड़ित महिलाओं को कानूनी और चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है। अब हम बात करते हैं मानसिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार तथा उससे जुड़ी कानूनी परिप्रेक्ष्य के बारे में। यह एक ऐसा दुर्व्यवहार है जो शारीरिक रूप से दिखाई नहीं देता, मैंने आपको पहले भी बताया है, लेकिन यह पीड़ित की आत्मसम्मान, मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक स्थिरता को गहराई से प्रभावित करता है। अपमान, धमकी, दबाव, जबरन नियंत्रण और भावनात्मक उपेक्षा इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इस प्रकार का दुर्व्यवहार परिवार, कार्यस्थल, शैक्षणिक संस्थानों और समाज में आम तौर पर देखा जाता है। तो भारत में मानसिक और भावनात्मक प्रताड़ना को कानूनी रूप से मान्यता दी गई है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में मानसिक प्रताड़ना को भी घरेलू हिंसा का एक रूप माना गया है और पीड़ित महिलाओं को संरक्षण का अधिकार दिया गया है। कार्यस्थलों पर उत्पीड़न रोकने के लिए पॉश अधिनियम 2013 लागू किया गया, जिसके तहत कार्यस्थल पर यौन और मानसिक उत्पीड़न के मामलों की सुनवाई की जाती है। यदि मानसिक प्रताड़ना के कारण कोई आत्महत्या करने की कोशिश करता है तो आईपीसी की धारा 306 आत्महत्या के लिए उकसाने के मामलों में कठोर दंड प्रदान करती है। इसके तहत दोषी पाए जाने वाले को 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है। मानसिक उत्पीड़न के मामलों में न्यायालय पीड़ित को मुआवजा देने का भी आदेश दे सकता है। तीसरा है यौन दुर्व्यवहार और उससे जुड़े भारतीय कानून। यौन दुर्व्यवहार क्या है? यौन दुर्व्यवहार किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसे यौन रूप से परेशान करना, छेड़छाड़ करना, अश्लील टिप्पणी करना या किसी भी प्रकार की यौन हिंसा करना है। यह दुर्व्यवहार कार्यस्थल, घर, स्कूल, सार्वजनिक स्थलों और ऑनलाइन माध्यमों से भी हो सकता है। भारत में आईपीसी की धारा 375 बलात्कार से संबंधित अपराधों को दंडनीय बनाती है। आईपीसी की धारा 354 के अंतर्गत किसी महिला की मर्यादा भंग करने पर 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है। बच्चों के प्रति यौन अपराधों को रोकने के लिए पॉक्सो अधिनियम, जिस पर ऑलरेडी एक एपिसोड है, 2012 लागू किया गया, जिसके तहत बच्चों के साथ किसी भी प्रकार के यौन दुर्व्यवहार को कठोर दंड के दायरे में लाया जाता है। अब कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए क्या है? उसमें है पॉश अधिनियम 2013। इसके अंतर्गत नियोक्ताओं को एक आंतरिक शिकायत समिति ICC गठित करने का आदेश दिया गया है, जहां महिलाएं अपने उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करा सकती हैं। अब अगर हम बात करें आर्थिक दुर्व्यवहार यानी फाइनेंशियल अब्यूज के बारे में, तो वह यह है कि किसी व्यक्ति को उसके आर्थिक संसाधनों, जो भी आपके फाइनेंशियल सोर्सेस हैं, उससे वंचित किया जाता है, उस पर वित्तीय नियंत्रण रखा जाता है, उसे कंट्रोल किया जाता है या उसे जबरन वित्तीय नुकसान पहुंचाया जाता है। यह अक्सर महिलाओं, बुजुर्गों और निम्न आर्थिक वर्गों के लोगों के साथ किया जाता है। इसमें भी घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में आर्थिक शोषण को भी घरेलू हिंसा का एक रूप माना गया है और पीड़ित को अदालत से आर्थिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। आईपीसी की धारा 406 के तहत विश्वासघात और आर्थिक धोखाधड़ी को दंडनीय अपराध माना गया है। यदि किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति या वेतन से जबरन वंचित किया जाता है तो वह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या महिला आयोग में शिकायत दर्ज कर सकती है। अंत में बात करते हैं हम सामाजिक, साइबर, बच्चों और बुजुर्गों के प्रति दुर्व्यवहार के कानूनी प्रावधानों के बारे में। सामाजिक दुर्व्यवहार में किसी व्यक्ति को समाज में अपमानित करना, उसकी छवि धूमिल करना,
जातीय या धार्मिक भेदभाव करना या उसे सामाजिक रूप से बहिष्कृत करना शामिल है। आईपीसी की धारा 499 और 500 के अंतर्गत मानहानि को अपराध माना गया है और दोषों को 2 वर्ष तक की सजा भी हो सकती है। तो साइबर दुर्व्यवहार जो कि इंटरनेट और सोशल मीडिया पर तेजी से बढ़ रहा है, उसको नियंत्रित करने के लिए आईटी अधिनियम 2000 लागू किया गया। इसके तहत साइबर बुलिंग, ऑनलाइन उत्पीड़न, अश्लील सामग्री प्रसारित करना और व्यक्तिगत डेटा की चोरी को अपराध माना जाता है। बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार के मामलों में पॉक्सो अधिनियम 2012 और बुजुर्गों के प्रति दुर्व्यवहार के मामलों में वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 लागू किए गए हैं। इन कानूनों के तहत बच्चों और बुजुर्गों को कानूनी संरक्षण और सहायता प्रदान की जाती है। दुर्व्यवहार किसी भी रूप से अस्वीकार्य है और इसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई आवश्यक है। भारत में कई सख्त कानून हैं, सहायता तंत्र भी मौजूद है, लेकिन इनका प्रभावी कार्यान्वयन और पीड़ितों की जागरूकता भी उतना ही महत्वपूर्ण है। समाज को चाहिए कि वह पीड़ितों को न्याय दिलाने में सक्रिय भूमिका निभाए ताकि एक सुरक्षित और समानतापूर्ण वातावरण स्थापित किया जा सके। दुर्व्यवहार का शिकार व्यक्ति क्या कर सकता है? दुर्व्यवहार का शिकार होने पर अक्सर पीड़ित व्यक्ति असहाय महसूस करता है। कई बार डर, शर्मिंदगी या समाज के डर से लोग अपनी आवाज उठाने से कतराते हैं। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति अपने अधिकारों को समझे और उचित कदम उठाए। इस भाग में हम विस्तार में जानेंगे कि कोई व्यक्ति दुर्व्यवहार की स्थिति में क्या कर सकता है, किन कदमों को उठा सकता है और कानूनी एवं सामाजिक सहायता ले सकता है। अगर आप या कोई और दुर्व्यवहार का शिकार हो रहा है तो सबसे पहले यह कदम उठाना चाहिए कि आप स्थिति को पहचानें। यह समझना जरूरी है कि आप दुर्व्यवहार का शिकार हो रहे हो। आपके साथ जो हो रहा है वह दुर्व्यवहार का एक टाइप है। अगर आपको बार बार मानसिक, शारीरिक या भावनात्मक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है तो यह एक गंभीर मामला है। अगर आपको तत्काल खतरा है तो अपने घर या कार्यस्थल से बाहर निकले और किसी दोस्त या रिश्तेदार या कोई सुरक्षा एजेंसी से संपर्क करें। इसके बाद अगर संभव हो तो अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के प्रमाण को इकट्ठा करें। यह वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग, फोटो, चैट मैसेज या अन्य दस्तावेज सबूत के रूप में काम आ सकता है। इसके बाद अपने करीबी लोगों से बात करें, उनको इसके बारे में बताएं। अगर आप घरेलू हिंसा का शिकार हैं तो अपने विश्वसनीय रिश्तेदार की सहायता मांगे। आखिर में किसी परामर्शदाता, जिसे काउंसलर कहते हैं, या मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट से संपर्क करें। अगर आपको किसी भी प्रकार का मानसिक दबाव महसूस हो रहा है तो इस तरीके से आप सहायता ले सकते हो। अब इसके लिए कानूनी सहायता क्या है या अधिकार क्या है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। भारत में दुर्व्यवहार से जुड़े कई कानून हैं पीड़ितों की सहायता के लिए। इस कानून उपायों को समझना जरूरी है ताकि वह इस समय पर उचित कदम उठाया जा सके। पहला है घरेलू हिंसा। इसके अलावा क्या कानून है? प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 कानून महिलाओं को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, यौन और आर्थिक शोषण से सुरक्षा प्रदान करती है। इसकी हेल्पलाइन नंबर है, यानी महिला की हेल्पलाइन नंबर 1091। पुलिस या महिला सहायता केंद्र से संपर्क कर सकती है एवं मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकती है। दूसरा है आपका शारीरिक दुर्व्यवहार के खिलाफ कानून, जो कि आईपीसी धारा 323, 324, 325 और 326 है। यह शारीरिक चोट पहुंचाने पर सजा देता है। साथ ही साथ आईपीसी की धारा 307 यह हत्या के प्रयास के लिए कड़ी सजा सुनाता है। अगर हम बात करें सेक्सुअल अब्यूज के खिलाफ कानून के बारे में तो उसके लिए है आईपीसी धारा 375, 376, पॉक्सो अधिनियम 2012 जिस पर ऑलरेडी हमने एक एपिसोड बनाया है, और पॉश अधिनियम 2013। यह अधिनियम कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए कानून बनाता है और आईपीसी की जो धारा 3, 7, 5 और 6 है वह बलात्कार के मामलों में कठोर दंड की सजा देती है। मानसिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार के खिलाफ घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 है। मानसिक उत्पीड़न को आईपीसी की धारा 498A में शामिल किया गया है। साइबर अब्यूज के लिए आईटी अधिनियम 2000 और महिला साइबर हेल्पलाइन नंबर 1091 और 181 है। आर्थिक शोषण यानी फाइनेंशियल अब्यूज के खिलाफ कानून घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 है और आईपीसी की धारा 406 है, जो कि आर्थिक धोखाधड़ी के खिलाफ है। अब दुर्व्यवहार की पहचान आप कैसे करोगे? अगर आपको संदेह है
कि मानो कोई व्यक्ति दुर्व्यवहार का शिकार हो रहा है तो आप किस संकेतों पर ध्यान दोगे? पहला, जो कि बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस है, शारीरिक संकेत, चोट के निशान, अक्सर अस्पताल जाने की जरूरत या दुर्व्यवहार करने वाले के सामने डर जाना। दूसरा, आपकी भावनात्मक संकेत, असंवाद, चिंता, आत्मविश्वास की कमी, आत्महत्या के विचार या लोगों से दूरी बनाना। आर्थिक संकेत में अचानक पैसों की कमी हो जाना, किसी और के द्वारा बैंक खाते को नियंत्रित किया जाना, एवं व्यक्ति का अचानक सामाजिक गतिविधियों से कट जाना यह एक सामाजिक संकेत है, और अपमानजनक संबंधों में रहना। तो इसकी कानूनी कार्यवाही की प्रक्रिया क्या है? अगर कोई व्यक्ति दुर्व्यवहार का शिकार हुआ, आपने ये पहचान भी लिया, तो उसे कानूनी सहायता जो चाहिए वह आप कैसे उसे दोगे? सबसे पहला है FIR दर्ज कराना। नजदीकी पुलिस स्टेशन में FIR यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कराएं। यदि पुलिस FIR दर्ज नहीं करती है तो SP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से संपर्क करें। पीड़ित व्यक्ति सीधे सीधे मजिस्ट्रेट के पास जाकर शिकायत दर्ज कर सकता है, या फिर आप राष्ट्रीय महिला आयोग NCW हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। अब हम देखते हैं कुछ दुर्व्यवहार के आंकड़े, केस स्टडी और इसकी गंभीरता को। दुर्व्यवहार एक वैश्विक समस्या है और इसके प्रभावों को समझने के लिए हमें आंकड़ों और वास्तविक घटनाओं पर ध्यान देना होगा। इस भाग में हम भारत और विश्व में दुर्व्यवहार से जुड़े आंकड़ों, कुछ महत्वपूर्ण केस स्टडी और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विश्लेषण करेंगे। दुर्व्यवहार से जुड़े वैश्विक और भारतीय आंकड़े क्या हैं? डोमेस्टिक वायलेंस स्टैटिस्टिक्स यानी घरेलू हिंसा के आंकड़े। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 3 से 1 महिला अपने जीवन काल में घरेलू हिंसा का शिकार होती है। 87% महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज नहीं कराती और 2021 में ही 5 लाख से अधिक घरेलू हिंसा के मामले दर्ज किए गए। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र UN की रिपोर्ट 2021 में बताया गया कि वैश्विक स्तर पर 70% महिलाओं को कभी ना कभी शारीरिक या यौन हिंसा का सामना करना पड़ता है। कम से कम 137 महिलाएं हर दिन अपने परिवार के सदस्यों द्वारा मारी जाती हैं। थोड़ा चाइल्ड अब्यूज स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं। पॉक्सो रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में हर 15 मिनट में एक बच्चा यौन शोषण का शिकार होता है। 93% मामलों में आरोपी पीड़ित के परिचित होता है और 2021 में ही 1.5 लाख मतलब 1.5 लाख से अधिक बाल शोषण के मामले दर्ज किए गए। यूनिसेफ की भी रिपोर्ट 2022 की है कि दुनिया भर में 1 अरब से अधिक बच्चे किसी न किसी प्रकार के दुर्व्यवहार का शिकार होते हैं। साइबर दुर्व्यवहार के भी आंकड़े कुछ खास नहीं। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में हर दिन 3000 से अधिक साइबर अपराधों की शिकायतें दर्ज की जाती है। महिलाओं के खिलाफ साइबर स्टॉकिंग और ऑनलाइन उत्पीड़न के मामले में 35% वृद्धि हुई है। बुजुर्गों के प्रति दुर्व्यवहार में हेल्प एज इंडिया 2021 सर्वेक्षण 50% से अधिक बुजुर्ग अपने परिवार में दुर्व्यवहार का शिकार होते हैं और 70% बुजुर्ग अपने खिलाफ हुए दुर्व्यवहार की रिपोर्ट ही नहीं कर पाते। अब चलिए कुछ केस स्टडी देखते हैं। निर्भया मामला, इसके बारे में आप सब जानते होंगे। ये बहुत सेंसिटिव केस भी है जो कि 2012 भारत में हुआ था। 2012 में दिल्ली में 23 वर्षीय के साथ चलती बस में बलात्कार और अत्याचार हुआ। इस मामले ने पूरे देश में आक्रोश फैलाया और निर्भया एक्ट, द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 अस्तित्व में आया। कानून में बदलाव के बाद बलात्कार के मामलों में सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना हुई। दूसरा है आपका वर्क प्लेस यौन उत्पीड़न यानी पॉश एक्ट 2013। एक महिला बैंक कर्मचारी ने 2014 में अपनी वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया। अदालत ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए पॉश अधिनियम 2013 के तहत और आरोपी को बर्खास्त किया। साइबर बुलिंग का बढ़ता खतरा। 2020 में एक किशोरी ने साइबर बुलिंग के कारण आत्महत्या कर ली। पुलिस जांच में पाया गया कि उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर फर्जी अकाउंट बनाकर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। इस मामले के बाद साइबर सुरक्षा कानूनों को मजबूत करने की मांग उठी। 2019 में महाराष्ट्र में 75 वर्षीय बुजुर्ग को उनके बेटे और बहू ने घर से निकाल दिया। हेल्प एज इंडिया, जो कि एक गैर कानूनी संस्था है, और स्थानीय प्रशासन की मदद से उन्हें वरिष्ठ नागरिक संरक्षण अधिनियम 2007 के तहत न्याय मिला। अब मैंने आपको दुर्व्यवहार से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम के बारे में तो बता दिया है, पर इसे जरा रिकैप कर लेते हैं ताकि आपको भी ये याद रखे। पहला था घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, जो कि महिलाओं को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण से बचाने के लिए है। दूसरा था पॉश अधिनियम 2013, इसे आप पॉक्सो से कंफ्यूज ना करें, यह वर्क प्लेस के लिए है, जो कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकता है। पॉक्सो बच्चों से
संबंधित है 2012, जो कि बच्चों के यौन शोषण के खिलाफ सख्त प्रावधान करता है। चौथा है आपका आईटी अधिनियम 2000, जो कि साइबर अपराधों को रोकता है। और वरिष्ठ नागरिक संरक्षण 2007 बुजुर्गों के लिए कानूनी सहायता प्रदान करता है। मैंने आपको कुछ हेल्पलाइन नंबर के बारे में भी बताया, इसे आप नोट डाउन कर ले या याद रखें। महिला हेल्पलाइन 1091, बाल हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन 14567, साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930, राष्ट्रीय आपातकालीन हेल्पलाइन 112। इन आंकड़ों से हम समझते हैं कि दुर्व्यवहार से जुड़े कैसे मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पहलू हैं, और क्योंकि कानून है हमें इसके बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए। इसमें सामाजिक संगठनों यानी एनजीओज की भूमिका बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। इसमें आते हैं आपके एनसीडब्ल्यू, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, जो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है। क्राई, चाइल्ड राइट्स एंड यूथ, बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है। हेल्प एज इंडिया, बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए काम करता है। और सहेली एनजीओ, जो कि घरेलू हिंसा पीड़ितों को सहायता देती है। तो दुर्व्यवहार के कारण पीड़ित व्यक्ति पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है, जिससे उसकी मानसिक स्थिति, आत्मसम्मान और सामाजिक जीवन पूरी तरह से प्रभावित होती है। अब हम जानेंगे कि दुर्व्यवहार पीड़ित पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या होता है। दुर्व्यवहार करने वाले यानी अब्यूजर जो कि कर रहा है, उसकी मानसिकता क्या होती है, और समाज में प्रचलित रूढ़िवादी सोच और दुर्व्यवहार को बढ़ावा देने वाले कारक कौन से हैं। और आखिर में हम देखेंगे कि सामाजिक परिवर्तन और मानसिकता से बदलाव लाने के क्या तरीके हैं। दुर्व्यवहार झेलने वाला व्यक्ति सिर्फ शारीरिक पीड़ा से नहीं गुजरता, बल्कि उसकी मानसिक स्थिति भी गंभीर रूप से प्रभावित होती है। कई बार मानसिक और भावनात्मक उत्पीड़न के प्रभाव शारीरिक दुर्व्यवहार से भी ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं। इसमें पहला आता है मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव यानी अवसाद, जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं। लंबे समय तक दुर्व्यवहार रहने से व्यक्ति निराशाजनक मानसिक स्थिति में चला जाता है। उसे यह लगने लगता है कि उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं है। एंग्जाइटी एंड फियर, पीड़ित व्यक्ति हर समय डरा हुआ महसूस करता है और सामान्य जीवन जीने में कठिनाई होती है। उसे नए लोगों से मिलने और समाज में घुलने मिलने में डर लगता है। सुसाइडल थॉट्स वो भी आते हैं, उसे सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते यानी आत्महत्या के विचार। कई पीड़ितों को अपने दर्द से उबर नहीं पाते और आत्महत्या करने का सोचने लगते। मानसिक यातना झेलने वाले 40% से अधिक लोग आत्महत्या के बारे में सोचते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये क्या है? पीटीएसडी। लंबे समय तक अगर अत्याचार आप सहोगे तो व्यक्ति को अचानक कोई भी बात ट्रिगर कर सकती है। वह बुरे सपने देख सकता है या किसी भी आवाज या घटना से डर सकता है। कम आत्मसम्मान, लो सेल्फ एस्टीम, लगातार तिरस्कार, अपमान और मानसिक उत्पीड़न झेलने के व्यक्ति को यह लगने लगता है कि वह किसी भी चीज के लायक नहीं है। इससे वह सामाजिक और व्यावसायिक रूप से पिछड़ जाता है। आखिर में नशे की लत, जो कि युवा में हम ज्यादा देखते हैं, सब्सटेंस अब्यूज। कई पीड़ित व्यक्ति नशे, शराब, ड्रग्स, धूम्रपान का सहारा लेते हैं ताकि वे अपनी मानसिक पीड़ा को भूल सके। तो दुर्व्यवहार करने वाले यानी अब्यूजर्स जो होते हैं, उनकी मानसिकता क्या होती है? सवाल यह उठता है कि लोग जो दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनका क्या बचपन आक्रामक होता है या वह समाज और परिस्थितियों के कारण विकसित होते हैं? दुर्व्यवहार करने वालों की मानसिकता के प्रमुख लक्षण कुछ ऐसे हैं। शक्ति और नियंत्रण की चाह। ज्यादातर दुर्व्यवहार करने वाले लोग यह महसूस करना चाहते हैं कि वे दूसरों पर हावी हैं। वे पीड़ित को कमजोर बनाकर खुद को ताकतवर महसूस कराते हैं। कई बार ऐसे लोग खुद भी बचपन में दुर्व्यवहार का शिकार हो चुके होते हैं। उनके अंदर गुस्सा और नफरत होती है जिससे वे दूसरों पर निकालते हैं। कई बार इवन सामाजिक और पारिवारिक ढांचे इस व्यवहार को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के लिए पुरुष प्रधान समाज, जिसे हम पेट्रियार्कल सोसाइटी बोलते हैं, उसमें महिलाओं पर अत्याचार कई बार करके सामान्य माना जाता है। कई बार दुर्व्यवहार करने वाले लोग अपने कर्मों के लिए खुद को दोषी नहीं मानते, वे इसे सामान्य व्यवहार मानते हैं और दूसरे को दोष देते हैं। आखिरकार कुछ मामलों में दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति में नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसे हम एनपीडी बोलते हैं, या साइकोपैथिक प्रवृत्ति हो सकती है। इसे बढ़ावा देने में समाज के भी प्रचलित रूढ़िवादी सोच का बहुत ज्यादा रोल प्ले है। दुर्व्यवहार केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं है, बल्कि सामाजिक सोच और परंपराओं से भी प्रभावित होता है। कई बार समाज की समस्याओं को बढ़ावा देता है। समाज में व्यापक गलत धारणाएं कुछ ऐसी हैं। पहला है, पति का हक है, पत्नी को मारना पीटना सामान्य बात है। घरेलू हिंसा को कोई समाजों में सामान्य मान लिया जाता है और महिलाओं इसे सहती रहती हैं क्योंकि इसे अपनी नियति मान लेती हैं। दूसरा, बच्चों को मार कर ही सुधारा जा सकता है।
बहुत से माता पिता मानते हैं कि सख्ती से मारना पीटना बच्चों को अनुशासित बनाता है, लेकिन कई बार वह व्यवहार बच्चों में डर, अवसाद और हिंसा की प्रवृत्ति को पैदा करता है। तीसरा आपको सुनने में आता होगा, पुरुष कभी शोषण का शिकार नहीं होते। यह बहुत गलत है, जिसे बोलते हैं नॉट ऑल मेन बट ऑल विमेन। यह गलत धारणा है कि केवल महिलाएं ही दुर्व्यवहार झेलती हैं। कई पुरुष भी घरेलू हिंसा झेलते हैं, मानसिक उत्पीड़न और यौन शोषण का शिकार होते हैं, लेकिन वे समाज के डर से नहीं बोल पाते। बुजुर्गों को कष्ट देना कोई बड़ा बात नहीं है। आप यह भी शायद सुनते होंगे, कई परिवारों में बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और इसे परिवार का निजी मामला यानी इंटरनल अफेयर बोल के अनदेखा किया जाता है। फिर साइबर बुलिंग और ऑनलाइन उत्पीड़न को कोई गंभीर मुद्दा नहीं है, यानी स्टॉकिंग तो होते ही रहती है। हमने इस शब्द को ही नॉर्मलाइज कर दिया है। लोग सोशल मीडिया पर दुर्व्यवहार को मजाक समझते हैं, ट्रोल करते हैं, कमेंट करते हैं, परंतु ये बहुत गंभीर मुद्दा है। यह मानसिक रूप से बहुत खतरनाक हो सकता है, खासकर किशोरों के लिए। अब इसे हम कैसे बदल सकते हैं? जवाब बहुत ही सिंपल है, शिक्षा और जागरूकता के थ्रू। स्कूलों और कॉलेजों में दुर्व्यवहार के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। गुड टच एंड बैड टच की शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए। माता पिता को बच्चों के साथ स्वास्थ्य संवाद करना चाहिए, हेल्दी डायलॉग। रिश्तेदारों और पड़ोसियों को भी सतर्क रहना चाहिए और पीड़ित की मदद करनी चाहिए। साथ ही साथ टीवी, फिल्में और सोशल मीडिया पर ऐसे कंटेंट को बढ़ावा दिया जाए जो जागरूकता फैलाए। दुर्व्यवहार को सामान्य ना दिखा जाए, बल्कि इसे रोकने के उपाय पर ध्यान दिया जाए एवं कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करना जरूरी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट और हेल्पलाइन सेवाओं को और बेहतर बनाना चाहिए। तो इस एपिसोड में हमने सरकार द्वारा उठाए गए कदम तो सीख गए। अब जानते हैं पुलिस और न्यायपालिका की भूमिका क्या है। इसके पहले हमें यह भी जानना चाहिए कि कई लोगों को इन योजनाओं और पोर्टल्स के बारे में पता ही नहीं होता। साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग कम होती है क्योंकि पीड़ित लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं। क्या आपको पता है साइबर अपराधों से निपटने के लिए ऐसे कौन से सरकारी प्रयास है? नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ। पहला है राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.government.in। दूसरा है साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 और तीसरा है महिला साइबर सुरक्षा अभियान साइबर सेफ विमेन प्रोग्राम। अब अगर आप कोई पुलिस कर्मी है या न्यायपालिका है तो इसमें आपकी क्या भूमिका है? FIR दर्ज कराना, पीड़ित की शिकायत को गंभीरता से लेना और तुरंत FIR दर्ज कराना। कई बार पुलिस दुर्व्यवहार के मामलों को घरेलू मामला बताकर अनदेखा कर देती है, जो कि बहुत गलत बात है। घरेलू हिंसा या यौन शोषण के मामलों में पीड़ित को सुरक्षा मुहैया करना। पुलिस को पीड़ितों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए ताकि वे डर के बिना रिपोर्ट दर्ज करा सके। कुछ पुलिस अधिकारी पीड़ितों को गंभीरता से नहीं लेते। रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के कारण कई अपराधी कानून से बच जाते हैं। इसमें न्यायपालिका का क्या योगदान है? यौन शोषण और घरेलू हिंसा मामलों की त्वरित सुनवाई लेके फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या बढ़ाई गई है। जो लोग वकील नहीं रह सकते उन्हें सरकारी वकील प्रदान किया जाना चाहिए। कई मामलों में न्याय मिलने में 10 से 15 साल तक लग जाते हैं और फास्ट ट्रैक कोर्ट भी पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो पाता। इसमें आ जाती है सामाजिक संस्थाओं का योगदान। इस लूप होल को ब्रिज करने के लिए या फिर इसे कम करने के लिए आ जाते हैं हमारे सामाजिक संस्थाएं यानी NGOs, जो हमें नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी बोलते हैं। यह संस्थाएं पीड़ितों को कानूनी, भावनात्मक और आर्थिक सहायता प्रदान करती है। भारत में कुछ प्रमुख NGOs है जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। स्नेही है संस्था, जो कि मानसिक स्वास्थ्य और घरेलू हिंसा पर काम करती है। इसका वेबसाइट है www.snehi.org। सखी वन स्टॉप सेंटर, महिलाओं के लिए आपातकालीन सहायता सरकार द्वारा संचालित की जाती है। क्राई, चाइल्ड राइट्स एंड यू, बच्चों के खिलाफ अपराध करना, www.cry.org। और हेल्प एज इंडिया, जो कि बुजुर्गों की सुरक्षा करता है, www.helpageindia.org। तो NGOs क्यों महत्वपूर्ण है? वे पीड़ितों को भरोसा दिलाते हैं कि वह अकेले नहीं है, कानूनी और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करते हैं एवं सरकार और पुलिस से संपर्क करने में मदद करते हैं। अब आप जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, आम नागरिक कैसे योगदान दे सकता है? हम सभी की यह जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित महसूस कराएं। अगर आप किसी को दुर्व्यवहार करते हुए देखें तो चुप मत रहें। पीड़ित को कानूनी और सामाजिक सहायता प्राप्त करने में मदद करें। सोशल मीडिया पर जागरूकता फैलाएं और सही जानकारी शेयर करें। शिक्षा और संवाद के माध्यम से बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में बताएं एवं गुड टच और बैड टच को सिखाएं। महिलाओं की आत्मरक्षा के लिए कार्यशालाएं आयोजित करवाएं एवं बच्चों और युवा को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दें। अब क्योंकि मैंने आपको वर्क प्लेस हैरेसमेंट के बारे में बताया था, यानी कार्यस्थल पर उत्पीड़न, और इसमें कोई एपिसोड नहीं है, हम इसे भी थोड़ा देख लेते हैं।
जब किसी कर्मचारी को उसके काम करने की जगह पर मानसिक, भावनात्मक या यौन शोषण झेलना पड़ता है तो इसे कार्यस्थल उत्पीड़न यानी वर्क प्लेस हैरेसमेंट कहा जाता है। यह कई रूपों में हो सकता है। यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल हैरेसमेंट, किसी महिला या पुरुष को अवांछित शारीरिक संपर्क, अश्लील टिप्पणी या जबरन यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करना। मानसिक उत्पीड़न, साइकोलॉजिकल हैरेसमेंट, लगातार अपमान, तिरस्कार या धमकी देना। एवं आर्थिक उत्पीड़न, जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक हैरेसमेंट, जबरदस्ती वेतन ना देना, काम का श्रेय किसी और को देना। एवं जातीय धार्मिक भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, किसी कर्मचारी के धर्म, जाति, रंग, लिंग के आधार पर भेदभाव करना। इसके लिए कौन से कानून है, इसके बारे में आपको मैंने पहले ही बता दिया है, पर मैं फिर से बताती हूँ। पहला है पॉश अधिनियम 2013, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट। हर कंपनी में आंतरिक शिकायत समिति ICC बनाना अनिवार्य है। यौन उत्पीड़न के मामलों की जांच 90 दिनों में पूरी करनी होगी। दूसरा है समान वेतन अधिनियम 1974, यानी इक्वल पे, पुरुष और महिलाओं को एक समान वेतन अनिवार्य है। तीसरा है दी वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट 1955, मीडिया कर्मियों के लिए कार्यस्थल उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन समस्या यह है कि कई कंपनियां पॉश कानून को लागू ही नहीं करती या कई पीड़ित अपने बॉस या सहकर्मियों के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं कराते। अब हम बात करते हैं जातीय और धार्मिक दुर्व्यवहार यानी कास्ट एंड रिलीजियस अब्यूज के बारे में। जाति आधारित दुर्व्यवहार, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, भारत में जाति आधारित भेदभाव और हिंसा आज भी एक बड़ी समस्या है। ये कई रूपों में हो सकता है, जैसे निचली जातियों के लोगों को नौकरी, शिक्षा और सामाजिक सेवाओं में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। कई बार निचली जातियों के लोग को पीटा जाता है, बहिष्कृत किया जाता है या उनके घर जला दिए जाते हैं। सोशल मीडिया और कार्यस्थलों पर भी जातिगत गालियां दी जाती है। तो भारत में इससे निपटने के लिए क्या कानून है? पहला है अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्ट 1989, सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों के आरक्षण करता है। दूसरा है आपका धार्मिक दुर्व्यवहार, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन एंड हेट क्राइम्स। धर्म के आधार पर भेदभाव और हिंसा भी समाज में एक गंभीर समस्या है। यह निम्न रूपों में देखा जाता है: धर्म के आधार पर हिंसा, रिलीजियस हेट क्राइम्स, मजहब बदलने का दबाव, फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन, धार्मिक स्थलों पर हमले, अटैक ऑन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों को खिलाफ भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज। तो भारत में इसे निपटने के लिए कानून क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता कानून, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1967, IPC की धारा 295A किसी धर्म का अपमान करने पर पूर्ण कार्रवाई करती है। लेकिन समस्या यह है कि कई बार कानून लागू नहीं होते और अपराधी बच निकलते हैं। धार्मिक हिंसा के मामलों में राजनीति हावी होती है, जिससे न्याय में देरी होती है। इसका समाधान क्या निकाला जाए? कार्यस्थल उत्पीड़न रोकने के लिए पॉश कानून को सख्ती से लागू करना, कर्मचारियों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना एवं किसी भी उत्पीड़न को तुरंत शिकायत करना। जातीय और धर्म भेदभाव रोकने के लिए SC/ST एक्ट और अन्य कानून को प्रभावी ढंग से लागू करना, सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा प्रणाली में बदलाव करना एवं सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्मों पर नफरत फैलाने वाले पर कड़ी कार्रवाई करना। दुर्व्यवहार को रोकने और इससे बचने के लिए आत्मरक्षा, जिसे सेल्फ डिफेंस बोलते हैं, और मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है। कई बार पीड़ित व्यक्ति दुर्व्यवहार का शिकार होने के बाद खुद को कमजोर और असहाय महसूस करता है। लेकिन अगर हम शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बने तो हम न केवल खुद की रक्षा कर सकते हैं बल्कि अन्य लोगों की भी मदद कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि आत्मरक्षा के शारीरिक तरीके क्या हैं, मनोवैज्ञानिक मजबूती यानी मेंटल रेजिलियंस के कैसे विकसित कर सकते हैं, सही प्रक्रिया क्या है, हाउ टू रिएक्ट इन अब्यूज सिचुएशंस, और बच्चों और महिलाओं को आत्मरक्षा के बारे में कैसे सिखाई जाए। जब हम आत्मरक्षा की बात करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम मारपीट करना चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य खुद को बचाना और सुरक्षित स्थान पर पहुंचना होता है। आत्मरक्षा के कुछ महत्वपूर्ण तकनीक है। बेसिक सेल्फ डिफेंस मूव्स यानी बुनियादी में आत्मरक्षा तकनीक। पाम स्ट्राइक, हथेली से वार करना। अगर कोई आपको पकड़ने की कोशिश करे तो आप अपनी हथेली से उसकी नाक या ठोड़ी पर तेजी से वार कर सकते। दूसरा है एल्बो स्ट्राइक, कोहनी से हमला। अगर कोई बहुत नजदीक आकर पकड़ने की कोशिश करे तो कोहनी से पेट या गर्दन या चेहरे पर वार करे। कमर के नीचे हमला, अगर कोई व्यक्ति जबरदस्ती करे तो उसके कमरे के नीचे पर पूरी ताकत से लात मारे। फिंगर जैब, आंखों में उंगली डालना। आंखों पर हमलों करने में हमलावर कुछ सेकंड के लिए अंधा हो सकता है और आपको भागने का मौका मिल सकता है।
आखिरी है नी किक, घुटनों से हमला। जब कोई आपको धक्का देने की कोशिश करे तो घुटनों से उसके पेट या जांघ पर हमला करे। घर में रखी चीजों का इस्तेमाल आत्मरक्षा के लिए आप कैसे कर सकते हो? पेन या चाबियों का उपयोग, इन्हें किसी हमलावर के चेहरे या गर्दन पर तेजी से मारा जा सकता है। बैग या किताब का इस्तेमाल, अगर कोई हमला करे तो बैग या किताब को ढाल की तरह इस्तेमाल करें। मिर्च स्प्रे यानी पेपर स्प्रे, यह आंखों में डालने से हमलावर तुरंत अंधा हो सकता है। मनोवैज्ञानिक मजबूती कैसे विकसित करें? शारीरिक आत्मरक्षा के अलावा यह जरूरी है कि व्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत बने। इससे दुर्व्यवहार का सामना करने में मदद होती है। मानसिक शक्ति बढ़ाने के तरीके क्या है? पहला, अपने भीतर यह विश्वास जगाए कि आप कमजोर नहीं हैं। खुद को बार बार यह याद दिलाए कि किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। कई बार पीड़ित व्यक्ति खुद को ही दोषी मान लेता है। यह समझना जरूरी है कि दुर्व्यवहार करना अपराधी की गलती नहीं बल्कि पीड़ित की है। हर स्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से सामना करें। ध्यान यानी मेडिटेशन और योग यानी योगा से मानसिक शांति पाई जा सकती है। अगर आपको लगे कि आप अकेले संघर्ष कर सकते हैं तो किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की मदद लें यानी साइकोलॉजिस्ट की, और परिवार और दोस्तों से अपनी समस्याओं के बारे में बात करें। मैंने आपको हाउ टू रिएक्ट इन अब्यूज सिचुएशन यानी सही प्रक्रिया के बारे में पहले ही बता दिया है। साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बताया है कि बच्चों और महिलाओं को आत्मरक्षा के बारे में जागरूक करें। इसमें आप स्कूलों में आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दे सकते हो, गुड टच बैड टच की शिक्षा दे सकते हो एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा कार्यशालाएं बनवा सकते। पर अगर आप मेरे से पूछोगे कि क्या आत्मरक्षा सीखने से अपराध कम हो सकते हैं? जी हाँ, जब महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग आत्मरक्षा तकनीकों से परिचित होते हैं वे अपराधियों के लिए आसान लक्ष्य नहीं बनते। एक रिपोर्ट के अनुसार जिन देशों में आत्मरक्षा प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाता है वहां यौन शोषण और घरेलू हिंसा 30% तक कम होते हैं। आत्मरक्षा न केवल शारीरिक सुरक्षा देती है बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ाती है। अब आगे क्या? अब हम चर्चा करेंगे कि दुर्व्यवहार रोकने में टेक्नोलॉजी की कैसे मदद ले। मोबाइल ऐप्स एंड हेल्पलाइन नंबर, सीसीटीवी कैमरे और अन्य सुरक्षा उपाय एवं सोशल मीडिया का सही उपयोग। आज के डिजिटल युग में टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को आसान बना दिया है। टेक्नोलॉजी का सही उपयोग दुर्व्यवहार को रोकने, अपराधियों को पकड़ने और पीड़ितों को सुरक्षा प्रदान करने में बहुत मदद करता है। कई देशों में सरकारों और सामाजिक संगठनों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपाय किए हैं। इस भाग में हम यह देखेंगे अब भारत और अन्य देशों में कई ऐसे मोबाइल ऐप उपलब्ध हैं जो महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों और अन्य पीड़ितों को तुरंत सुरक्षा और सहायता प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं। इसमें कुछ ऐप जो आपको जानने चाहिए वो ये है। 112 इंडिया ऐप राष्ट्रीय आपातकालीन हेल्पलाइन, पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को एक जगह से जोड़ता है। शीरोज ऐप महिलाओं के लिए सुरक्षित ऑनलाइन समुदाय, कानूनी और मानसिक हेल्पलाइन के साथ। बी सेफ ऐप जीपीएस ट्रैकिंग, एसओएस अलर्ट, लाइव स्ट्रीमिंग और परिवार मित्रों को अलर्ट भेजने की सुविधा। हिम्मत ऐप जो कि दिल्ली ऐप का नाम है, किसी भी खतरे की स्थिति में दिल्ली पुलिस को अलर्ट भेजने का। आखिरकार रक्षा विमेन सेफ्टी ऐप जो कि लाइव लोकेशन ट्रैकिंग और इमरजेंसी अलर्ट भेज देता है। सीसीटीवी कैमरे और अन्य सुरक्षा उपाय क्या है? सीसीटीवी कैमरे का सही उपयोग करके घरेलू हिंसा, यौन शोषण, चोरी, छेड़छाड़ और अन्य अपराधों को रोका जा सकता है। सार्वजनिक स्थानों पर अपराध कम हो सकता है, अपराधियों की पहचान आसानी से की जा सकती है और दुर्व्यवहार पीड़ित के पास सबूत उपलब्ध हो सकते हैं। घर और कार्यस्थल पर सुरक्षा की उपाय है ये। स्मार्ट डोर लॉक और वीडियो डोरबेल, अनजान व्यक्ति को प्रवेश को रोकने के लिए। जीपीएस ट्रैकर और लोकेशन शेयरिंग, बच्चों और महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए। एवं बायोमेट्रिक सिक्योरिटी सिस्टम, कार्यस्थलों में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश करने को रोकना। साथ ही साथ आप सोशल मीडिया का भी सही उपयोग कर सकते हैं। सोशल मीडिया का सकारात्मक रूप से इस्तेमाल किया जाए तो यह दुर्व्यवहार के खिलाफ एक शक्तिशाली हथियार बन सकता है। ऐसे काफी मूवमेंट्स और हैशटैग कैंपेन ऑलरेडी चालू हुए हैं। मी टू कैंपेन, हैशटैग स्टॉप डोमेस्टिक वायलेंस, हैशटैग से नो टू अब्यूज, जिन्होंने कई पीड़ितों को न्याय दिलाने में मदद की है। साथ ही साथ आप सोशल मीडिया पर रिपोर्ट कर सकते हो, फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम द्वारा। एवं कई एनजीओ और कानूनी संगठनों को सोशल मीडिया पेज होते हैं जहां पीड़ितों के मदद मांग सकते हैं। आखिर एपिसोड में मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगी वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुर्व्यवहार रोकने के लिए अन्य देशों द्वारा उठाए गए कदम और भारत उनसे क्या सीखता है। हर देश अपने समाज की जरूरतों के हिसाब से अलग अलग कानून और नीतियां बनाता है। कई विकसित देशों में दुर्व्यवहार के खिलाफ सख्त कानून, मजबूत पुलिस व्यवस्था और जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं जिससे वह अपराधों की दर कमी आता है। भारत भी इन देशों से बहुत कुछ सीख सकता है और अपने सिस्टम को बेहतर बना सकता है। पहला है स्कैंडिनेवियन देशों में घरेलू हिंसा विरोधी नीतियां।
नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क में घरेलू हिंसा कानून। इन देशों में घरेलू हिंसा का एक गंभीर अपराध माना जाता है, भले ही पीड़ित शिकायत ना करे। आखिरकार हम इस एपिसोड पे बात करेंगे मीडिया और मनोरंजन जगत की भूमिका की, कि दुर्व्यवहार रोकने या बढ़ावा देने में मीडिया का क्या प्रभाव है। मीडिया समाज का दर्पण होता है। टीवी, फिल्में, समाचार पत्र, मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लोगों की सोच और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। मीडिया का सही उपयोग किया जाए तो ये दुर्व्यवहार के खिलाफ जागरूकता फैलाने और पीड़ितों को न्याय दिलाने में मदद कर सकता है, लेकिन कई बार मीडिया अनजाने या जानबूझकर दुर्व्यवहार को सामान्य बनाने में भूमिका निभाता है। तो कई फिल्मों में महिला पात्रों के लिए सिर्फ एक वस्तु, ऑब्जेक्टिफिकेशन की तरह देखा जाता है। हीरो का जबरदस्ती करना। कई फिल्मों में नायक को यह दिखाया जाता है कि वह जबरदस्ती करता है और अंत में लड़की उससे प्यार करने लगती है। यह धारणा गलत है और यौन दुर्व्यवहार को बढ़ावा देता है। फिल्मों में दिखाया जाता है कि पति अपने पत्नी को मारता है और बाद में वह उसे माफ कर देती है। इससे यह संदेश देता है कि हिंसा को सहन करना सामान्य है। तो फिल्मों और टीवी शो में भी महिलाओं को मजबूत और स्वतंत्र दिखाया जाए। सेंसर बोर्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि फिल्मों हिंसा को महिमा मंडित ना करे। नो मीन्स नो जैसे संवादों को बढ़ावा दिया जाए, जिससे यह संदेश समाज तक पहुंचे। आपको मैं कुछ फिल्मों के नाम भी देना चाहूंगी जिसको आप बाद में देख सकते हो। पिंक 2016 में आई थी, थप्पड़ 2020 में आई थी, मर्दानी 2014, छपाक 2020। पिंक बात करता है नो मीन्स नो के बारे में, थप्पड़ बात करता है घरेलू हिंसा के प्रति समाज के रवैये पर सवाल उठाना, मर्दानी एक महिला पुलिस अधिकारी के रूप में सशक्तिकरण दिखाया गया है और छपाक में एसिड अटैक पीड़ितों की सच्ची कहानी को सामने रखा है। ऐसी फिल्में बनानी चाहिए जो समाज को जागरूक करे और आपको यह फिल्म देखकर इसको बढ़ावा देना चाहिए। अब हम इस एपिसोड के एंड पर आ चुके हैं। दुर्व्यवहार केवल एक व्यक्ति का मुद्दा नहीं, यह संपूर्ण समाज की नैतिकता, मानवीय मूल्यों और न्याय प्रणाली की परीक्षा है। यह उस क्षण से शुरू होता है जब कोई व्यक्ति शक्ति और नियंत्रण के दुरुपयोग को अपने अधिकार के रूप में देखने लगता है और दूसरा व्यक्ति अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। चाहे यह शारीरिक हो, मानसिक, यौन, आर्थिक, सामाजिक, साइबर या बुजुर्गों और बच्चों के प्रति किया गया दुर्व्यवहार हो, इसका प्रत्येक रूप मानव गरिमा को ठेस पहुंचाता है और एक सभ्य समाज के मूलभूत ढांचे को कमजोर करता है। भारत में जहां परिवार, रिश्ते और सामाजिक संरचना का विशेष, जहां दुर्व्यवहार कई बार निजी मुद्दे के रूप में देखा जाता है, यह वही सोच है जो पीड़ितों को चुप रहने पर मजबूर करती है, अपराधियों को और अधिक साहसी बनाती है और न्याय प्रणाली को निष्क्रिय बना देती है। लेकिन जब कोई एक आवाज उठाता है, जब कोई एक व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए खड़ा होता है, तब वो न केवल अपने लिए बल्कि समाज के हर उस व्यक्ति के लिए लड़ता है जो चुप्पी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। दुर्व्यवहार एक कानूनी या सामाजिक मुद्दा नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा और अधिकारों का उल्लंघन है। जब तक समाज में असमानता, भय और शक्ति का दुरुपयोग रहेगा, तब तक दुर्व्यवहार की घटनाएं होती रहेंगी। लेकिन इसका अंत असंभव नहीं है। हर व्यक्ति की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह अपनी सोच बदले, अपने आसपास हो रहे न्याय को चुनौती दे और पीड़ितों का समर्थन करे। जब लोग अपने डर से ऊपर उठकर न्याय के लिए खड़े होंगे, जब कानून केवल किताबों में नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर लागू होंगे, जब समाज में किसी आंसुओं को अनदेखा नहीं करेगा, जब हर पीड़ित को न्याय मिलेगा, तभी हम वास्तव में एक सुरक्षित और न्याय संगत समाज की कल्पना कर सकेंगे। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम इस बदलाव का हिस्सा बने या फिर एक मूक दर्शक बने रहे, क्योंकि किसी ने सच कहा है, अन्याय सहना अन्याय करने के बराबर ही अपराध है। आप सुन रहे थे रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की विद योर होस्ट एंड दोस्त मेधा। अपनी राय हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर शेयर करें और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, शिक्षा से अपने आप को सशक्त करो, हर दिन नई सोच से अपने सपने पूरे करो। जब हम मिलकर चले, हर मुश्किल हो आसान, हर एक को मिले अपनी पहचान। रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की। मेरा नाम से अरिराम, सरकारी स्कूल की क्रिकेट टीम का अव्वल खिलाड़ी हूँ। पिछले साल मेरी माँ गुजर गई और बापू दोबारा ब्याह करके दूसरी माँ ले आया। छुटकू और मेरा स्कूल छुड़वा के नई माँ दिन भर हमसे घर का काम कराती और शाम को बड़े टावर के सिग्नल पे हमको भीख मांगने छोड़ देती। और पता से पिछले हफ्ते मार मार के मारा हाथ ही तोड़ दिया। पिछले हफ्ते रेलवे स्टेशन पे चाइल्ड लाइन का नंबर देखा और 1098 पे फोन करा। फिर पता है क्या हुआ? हमारी कहानी सुन वो लोग माँ बापू ने पुलिस थाने ले गए और मारने एक शेल्टर होम। अब हम दोनों पढ़ते हैं और क्रिकेट भी खेल रहे हैं।
क्योंकि एक दिन इंडिया का अव्वल क्रिकेटर जो बनना से। हरिराम जैसे लाखों बच्चों के हैप्पी एंडिंग की शुरुआत चाइल्ड लाइन से होती है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, पूरे देश के बच्चों के लिए उम्मीद है। तो चलिए हर बच्चे के उज्जवल भविष्य की उल्टी गिनती शुरू करें। 10, 9, 8। रेडियो नीड्स 89.6 एफएम, सुने बातें काम की। छोटे छोटे लड़खड़ाते कदम, क्यों उनके हिस्से आया ये गम। कहाँ गई उनकी हंसी, क्यों है उन आँखों में नम। जिन आँखों को देखने थे सपने, क्यों उनको रुला रहे हैं अपने। आ मिलकर करे कागज, बाल हिंसा के खिलाफ उठाए आवाज। हर मासूम को मिले सुरक्षा, ऐसी बनाए एक व्यवस्था। हर बच्चे को निडर बनाओ, अच्छे और बुरे का फर्क बताओ। आओ मिलकर करे कागज, बाल हिंसा का हो विनाश। हर आहट से खौफ खाते, हर एक पल में घबराते। कभी झिड़कियां, कभी गालियां, कांपती हुई वो नन्ही हथेलियां। कभी झिड़कियां, कभी गालियां, कांपती हुई वो नन्ही हथेलियां। बेजुबान खामोश, किसी की राहें तक रहे हैं वो। आओ मिलकर करे कागज, बाल हिंसा के खिलाफ उठाए आवाज। हर मासूम को मिले सुरक्षा, ऐसी बनाए एक व्यवस्था। हर बच्चे को निडर बनाओ, अच्छे और बुरे का फर्क बताओ। आओ मिलकर करे कागज, बाल हिंसा का हो विनाश। बाल हिंसा का हो विनाश।
रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। हर महिला की ताकत, हर बच्चे का है हक, मिलकर करे आओ नए सपनों को सच। माँ का प्यार है, बेटी की मुस्कान भी, सुनो उनकी कहानी, उनकी ही जुबानी। रेडियो न्यूज़ 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो न्यूज़ 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। सुनो रेडियो न्यूज़ का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। सुनो रेडियो न्यूज़ का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। जहाँ हर एक बात हो सही और जरूरी, किसी की भी कहानी ना रहे अधूरी। रेडियो न्यूज़ 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो न्यूज़ 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार, मिलेगी मदद हर एक बार, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की।